नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जब गुप्त साम्राज्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उस समय हमने ये बात की थी कि स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, जो हुणों के आक्रमण को सहन नहीं कर पाते और धीरे धीरे क्या होता है, गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। जब भी किसी बड़े साम्राज्य का पतन होता है तो उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आते हैं। ठीक इसी प्रकार से दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति जो शिव का उपासक था, उसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की, मतलब एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। और इस पुष्यभूति वंश में 3 प्रमुख शासन हुए या 3 राजा प्रमुख हुए। एक है प्रभाकर वर्धन और इसके 2 बेटे राज्यवर्धन और छोटा बेटा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की जब बात करें तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र, एक राज्यवर्धन बड़ा और छोटा हर्षवर्धन, और एक पुत्री राजेश्री। राजेश्री की वह शादी यहाँ पे कन्नौज के जो शासक है मोकरी वंश के, जिसका नाम है राजा का गृहवर्मा, उसके साथ में इसकी शादी कर देते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और थानेश्वर का शासक बन जाता है इसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन। राज्यवर्धन यहाँ पे शासक बनने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे हुणों के आक्रमण वगैरह होते रहते हैं, तो वह उनमें व्यस्त रहता है। इसी दौरान क्या होता है, मोकरी वंश के जो शासक है गृहवर्मा और मालव देश के शासक, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में मालव प्रदेश के जो शासक है वह गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं और यहाँ पे अधिकार करते हैं कन्नौज पर। जब कन्नौज पे अधिकार करने जाते हैं तो कन्नौज की जो रानी है, कौन, गृहवर्मा की रानी राजेश्री, वह राजेश्री महलों को छोड़कर इस शासक से बचने के लिए, अपने अपमान से बचने के लिए जंगलों में चली जाती है। यह बात यहाँ के शासक राज्यवर्धन को पता चलती है। राज्यवर्धन को पता जैसे ही चला तो वह आग बबूला हो गया और उसने सोच लिया कि इसने मालव जो प्रदेश के जो शासक हैं, इसने किसकी हत्या कर दी, इसके बहन के पति गृहवर्मा की। तो बोला मैं इसका क्या लूँगा, बदला लूँगा। और वह अपनी सेना लेके चलता है, मालव प्रदेश के जो शासक हैं उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में वह वापस यहाँ पे लौट रहा होता है, लेकिन इसका मालव प्रदेश का जो शासक है, इसका दोस्त था बंगाल का गौड़वंशीय शासक शशांक। वह शशांक क्या करता है, राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तो यहाँ पे इसका छोटा भाई जो लगभग 16 साल का था, हर्षवर्धन, उस पर जिम्मेदारी आ जाती है थानेश्वर का शासक बनने के लिए, राजा बनने के लिए। जैसे ही हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है, राजा बनता है, उसके सामने 3 समस्याएं हैं। कौन सी? एक तो इसका बड़ा भाई जो राज्यवर्धन है उसकी मृत्यु कर दी, हत्या कर हो गई। किसने की? शशांक ने। तो इसका मतलब शशांक से बदला लेना, इसकी हत्या करना एक। दूसरा, इसकी बहन जो कन्नौज की महारानी थी, जंगलों में चली गई, उसको खोज के लाना। तीसरा, अपने साम्राज्य की रक्षा करना। तो हर्षवर्धन जब यहाँ पे शासक बनता है तो सबसे पहले वह बंगाल के जो शासक है शशांक, इससे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। तो क्या करता है, इसके पड़ोस में जो भास्कर वर्मा है, कामरूप का शासक, कामरूप वर्तमान असम के प्रदेश को बोला जाता था, तो वह इससे दोस्ती करता है और दोनों मिलकर, हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा दोनों मिलकर बंगाल पे अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। जब आक्रमण किया और शशांक को क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, मतलब मृत्यु के घाट उतार देते हैं। तो यहाँ पे ये शशांक की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से जब हर्षवर्धन वापस जाता है, यहाँ पे जंगलों में अचानक ही
उसकी बहन भी मिल जाती है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी, जो चुनौतियां जो थी वो भी पूरी हो गई। अब यहाँ का शासक बन चुका है वो, कि कन्नौज अपने साम्राज्य में मिला लिया बंगाल के शासन को, और कन्नौज जहाँ पे उसकी बहन का शासन था उसको भी क्या करता है, स्थानेश्वर के शासन में मिला लेता है। मालव प्रदेश का जो शासक है राज्यवर्धन, उसकी पहले ही हत्या कर चुका है, तो उसका जो शासन है वो कहाँ तक विस्तारित हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पे विस्तृत हो जाता है। तो इस तरीके से हर्षवर्धन यहाँ पे शासक बन जाता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। हर्षवर्धन जब यहाँ पे साउथ की तरफ चलता है, यहाँ पे शासक होता है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन वह उसको पराजित नहीं कर पाता। यहाँ पे जो नर्मदा नदी है, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन की सेना को नर्मदा नदी के इस पार तक खदेड़ देता है, मतलब हर्षवर्धन इसको पराजित नहीं कर पाता, ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। लेकिन हर्षवर्धन के अब विस्तार की हम बात करें तो इतना साम्राज्य उसका विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट मैप में मैं आपको शो करवाता हूँ। जैसे हर्ष का साम्राज्य विस्तार यहाँ पे आप मैप में अच्छे से देख पा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे इसका ये पूरा हर्ष का साम्राज्य स्थापित हो गया। इसने हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर के हटा के कहाँ पे लेके आ गया, कन्नौज लेके आ गया। और इसके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो उत्तर में अब इसका साम्राज्य हिमालय पर्वत तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और पूर्व में गंजाम जो उड़ीसा में पड़ता है यहाँ तक, और यहाँ पे वल्लभी तक। ये इस तरीके से इसका साम्राज्य विस्तार होता है। जब इतना अधिक साम्राज्य उसका हो जाता है तो हर्षवर्धन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के धर्म के बारे में। हर्षवर्धन प्रारंभ में शिव और सूर्य का उपासना करता था, लेकिन जैसे जैसे उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा तो बाद में वह महायान बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो गया, और वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव का आयोजन करता था, और उस महोत्सव में भरपूर दान करता था। कहा जाता है कि एक बार तो हर्ष ने अपने पूरे जितने भी महल में बर्तन थे या कोई भी सामान था वो सारा दान कर चुका था। तो इस तरीके से वो बहुत दान करता था। और चीनी यात्री ऐसे ही 6वें महोत्सव में शामिल हुआ था। कौन? चीनी यात्री हेनसांग। चीनी यात्री जो हेनसांग है यह भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। अब बात करें, हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की है। कौन कौन से हैं? एक है नागानंद, दूसरा रत्नावली, तीसरा प्रियदर्शिका। ये 3 नाटक हर्षवर्धन ने लिखे हैं। इनको याद करने के लिए थोड़ी सी मैं इनकी डिटेल बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। नागानंद क्यों नाम है ये भी देख लीजिए। राजकुमार जिमूतवाहन और सिद्ध कन्या मलयवंती का दोनों का विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। और जिमूतवाहन गरुड़ से सर्पों की रक्षा के लिए गरुड़ के समक्ष खुद को खाने के लिए समर्पित करता है, इसलिए इस बुक का नाम ऐसे याद रख सकते हैं नागानंद है। क्यों? क्योंकि नागों से रक्षा के लिए वह अपनी सुरक्षा मांगता है, किससे? गरुड़ से। रत्नावली सिंहल देश की राजकुमारी है रत्नावली, और वत्स के जो शासक हैं उदयन, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है किसमें? रत्नावली में। यहाँ पे राजकुमारी का नाम क्या है? रत्नावली, इसलिए पुस्तक का नाम भी क्या है? रत्नावली। प्रियदर्शिका महाराज दर्ड वर्मा की राजकुमारी। राजकुमारी और वत्स के शासक उदयन की प्रेम कथा का वर्णन है, इसलिए इस पुस्तक का नाम है प्रियदर्शिका। अब बात करें, हर्षवर्धन के जो राज दरबार था उसमें बाणभट्ट, कादम्बरी और हर्षचरित के जो राइटर हैं मयूर, शुभेंदु, मातंग, दिवाकर, ईशान,
आदि विद्वानों और चीनी यात्री हिनसांग को आश्रय प्राप्त था। इस तरीके से हमने देखा पुष्यभूति वंश के 3 शासक प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, जिसमें प्रभाकर वर्धन का कोई विशेष रोल नहीं रहा, जो अपने सिलेबस में जो नहीं दे रखा है, और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के बारे में अपन ने पूरा विस्तार से देख लिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।